नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणव उपाध्याय पर। आज हम लोग LCM SCF का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पिछले दोनों वीडियो में हम लोगों ने कुछ सवालों को देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाएंगे और LCM SCF का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, तो आप जरूर इसको अंत तक देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे ट्रिक को हम लोग सीखेंगे। आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आ रहे हैं वो किस प्रकार के आ रहे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस प्रकार के सवालों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक चीज़ सीखते हैं जो हमने संख्या पद्धति में जाना था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। अभाज्य हो सह मतलब आपस में, मतलब जो संख्याएं आपस में ना कटें वो संख्याएं परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये हमने पढ़ा था संख्या पद्धति में। इसको लासा मासा में क्यों पढ़ रहे हैं उसका देखिए कारण क्या है। पहले एक बात हम लोग जानते हैं, जरा देखिएगा उदाहरण। जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पे लिखूँ 28 और मैं यहाँ पे लिखूँ मान लीजिए 35। 28 और 35 और मैं कहूँ इसमें बताइए कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप सब लोग जानते हो आप लोग कि 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35 होता है। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर भी कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमारा 7 है। यानी इसका SCF यानी कि महत्तम समावर्तक जो है वो 7 है। अब आप जरा एक बात का ध्यान दो सब लोग, ये 7 निकालने के बाद यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 5। क्या 4 और 5 अब आपस में कटेंगे? 4 और 5 के आपस में कटेंगे? तो आप कहोगे ये तो अब आपस में नहीं कटेंगे। तो जो संख्याएं आपस में ना कटें, गणित में वो संख्याएं कैसी होती हैं? सहअभाज्य। इस बात को जरा समझिएगा, जो संख्या आपस में ना कटे वो संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ पूरी बात का? पूरी बात का ये मतलब हुआ कि अगर आप संख्याओं का मासा निकाल लें तो जो संख्याएं बचती हैं वो कैसी बचती हैं? सहअभाज्य संख्या बचती हैं। ठीक बात है। अब इसका क्या यूज है वो आप देखिएगा। जैसे मान के चलिए किसी ने कहा आप लोगों को कि दो संख्याओं का मासा 7 है, दो संख्याओं का मासा 7 है, तो वो संख्याएं क्या हैं? अब हमें संख्या माननी पड़ेंगी कि संख्या कैसे मानी जाए। तो आप लोग ध्यान देना, अगर मासा 7 है तो हम लोग अगर अपनी तरफ से संख्या मानेंगे तो आप एक संख्या को मानिए 7A और एक संख्या को मानिए 7B। 7 चूंकि कॉमन है तभी दोनों में आया, और 7 की गुणा में एक अन्य संख्या होगी, यहाँ पे एक अन्य संख्या होगी। लेकिन ये निश्चित होगा कि ये A और B जो भी होगा वो कैसी संख्या होगी? सहअभाज्य होगी। तो यहाँ से आज हम लोग बात सीख रहे हैं क्या कि यदि आपको संख्याओं का मासा दिया जाए तो आप संख्या मानेंगे कैसे? तो आप इससे मानिएगा, जैसे इस उदाहरण में मासा 7 है और मुझे मानना पड़े कि संख्याएं क्या होंगी जिनका मासा 7 हुआ। तो आप अपनी तरफ से मानोगे कि पहली संख्या 7A है, दूसरी संख्या 7B है, जहां A और B को प्राइम नंबर है यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इस पर सवाल कैसे आते हैं, तो मैं पहला सवाल लिखता हूं, जरा देखिएगा सब लोग। मैं इसको बिगाड़ता हूं। अब जैसे मान के चलिएगा मैं सवाल लिखूं यहां पर, दो संख्याओं का मासा 80 है। दो संख्याएं हैं जिनका मासा 80 है तथा लासा 5760 है। ठीक बात है। वह संख्याएं क्या हैं? ये सवाल है। ठीक बात है। दो संख्याएं हैं जिनका मासा 80 है, लासा 5760 है। तो पूछा जा रहा है वह संख्याएं क्या हैं। ठीक है। तो आप जरा एक बात का सब लोग ध्यान दो यहाँ पर कि जैसे मैंने मासा 80 कहा है ना, यहाँ पर मासा 80 कहा है, तो
आप लोग पहली संख्या का क्या कहोगे? आप लोग पहली संख्या कहोगे 80A। आप लोग दूसरी संख्या का क्या कहोगे? तो आप दूसरी संख्या कहोगे 80B। और आपको ध्यान होगा संख्याओं में और लासा मासा में हम लोगों ने क्या रिलेशन सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा के। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या हमारे पास 80 गुणा A है, दूसरी संख्या 80 गुणा B है, लासा है 5760 और मासा है हमारा 80। ध्यान दीजिए 80 से 80 कट गया और 5760 को आप लोग 80 से भाग दे दो तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 72 आ गया। अब दो संख्याओं की गुणा 72 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, दो संख्याओं की गुणा 72 है तो आप ऐसी संख्या बताइए जिनकी गुणा 72 आती है, बशर्ते वो संख्याएं सहभाज्य हों, क्योंकि यहाँ A और B निश्चित तौर पर कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि एक संख्या 8 होगी, एक संख्या 9 होगी, क्योंकि 8 9 72 और इनकी गुणा यहाँ पे 72 आ जाएगी। अगर 8 और 9 रख दें, किसी विद्यार्थी के मन में आ सकता है कि भाई 12 6 72 ले लें, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो 12 और 6 का जोड़ा हमें लेना सही नहीं है, हमें वो जोड़ा लेना है जो आपस में ना कटे, यानी को प्राइम नंबर हो। इसका मतलब 12 6 वाला जोड़ा हमारा कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब अगर A की जगह 8 है तो पहला नंबर हो गया 80 गुणा A का मान 8 यानी कितना 640, और B की जगह 9 आ गया तो दूसरी संख्या हो गई 80 गुणा B यानी कि 720, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत ही सरल सा सवाल था। एक बार दोबारा से देखते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, कि जब भी आपको मासा दिया जाए, SCF दिया जाए, तो आप उस SCF से संख्या कैसे मानोगे? जैसे मैंने इस सवाल में देखा कि हमें मासा दे रखा है 80, तो जब मासा 80 दे रखा है तो संख्या कैसे मानी मैंने? एक संख्या मानी मैंने 80 गुणा A, एक संख्या मानी मैंने 80 गुणा B। और संख्याओं में और लासा मासा में क्या रिलेशन है? तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा के। पहली संख्या 80A, दूसरी संख्या 80B, लासा इतना है मासा इतना है, 80 से 80 कटा, ये 72 आ गया। अब A गुणा B, ये A और B दो संख्याएं हैं, लेकिन निश्चित है वो दो संख्याएं कौन सी हैं? सहभाज्य, जो आपस में ना कटे। तो 8 9 72 होता है, यानी कि A की जगह 8 और B की जगह 9। तो जब A की जगह 8 आ गया तो पहली संख्या आ गई 640, B की जगह 9 आ गए तो संख्या आ गई 720। अब आप जरा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर इस सवाल को और डीपली ले जाएं तो इस सवाल में ये भी कहा जा सकता था, और शुरुआत ऐसे भी हो सकती थी कि 2 अंकों का मासा, जो 2 अंक हो ना, वो 3 अंकों की संख्या हो। ये भी कहा जा सकता था 2-3 अंकों की संख्या, मतलब ये जो 640 है 720 है, इसमें कितने अंक हैं? 3 हैं। और अगर ये लाइन ना बोली जाए तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जैसे किसी ने कहा कि भाई दो संख्याओं की गुणा 72 है, तो किसी ने कहा भाई A की जगह 1 ले लो, B की जगह 72 ले लो, क्योंकि 72 एकम 72 और 1 और 72 का जो ये दोनों संख्याएं जो हैं वो भी सहभाज्य संख्याएं हैं, और जब ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं तो यानी कि उत्तर तो कुछ और आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई ये वाला जोड़ा मैं नहीं लूँगा। ठीक है ना, तो चलिए बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है जरा देखिएगा सब लोग। आप इसमें दूसरा सवाल हमारा ये है, इसमें आप पढ़िए सब लोग मेरे साथ, कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इस सवाल की कंडीशन ये है कि जो संख्या आनी चाहिए वो प्रत्येक 13 से बड़ी है। जैसे पिछले सवाल में मैंने कंडीशन जोड़ी कि जो दो संख्या आप लो वो 3 अंकों की हो, लेकिन इस वाले सवाल में कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं उसमें प्रत्येक वो 13 से क्या हो? बड़ी हो। ठीक है, आगे देखो सब लोग। इन संख्याओं का मासा 13 हो और लासा 273 हो, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है? ठीक है, तो जरा आप सब लोग ध्यान दो। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया है कि अगर मासा 13 है तो संख्या कैसे मानते हैं? मासा हमें 13 दे रखा है, तो आप सब लोग अब समझ गए कि पहली संख्या मानी जाएगी 13A, दूसरी संख्या मानी जाएगी 13B, जहां
जहां ए और बी परस्पर सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर हैं। अब संख्याओं में और लासा और मासा में क्या रिलेशन है, तो पढ़ा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा के। 13 से 13 कट गया, 273 को आप भाग दीजिए 13 से तो 21 बार। अब आप ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा 21 आती है, तो बहुत ही सरल है, 7 3 21 होता है और 7 और 3 आपस में नहीं कटते, इसलिए ये सहभाज्य हैं और हमें सहभाज्य संख्याएं ही लेनी है। इसका ध्यान रखिएगा सब लोग। अगर ए की जगह 7 है तो 13 गुणा ए, पहली संख्या 13 सत्ते 91 यानी पहला नंबर 91 हो गया। दूसरी संख्या 13 गुणा बी यानी 13 तियाँ 39 हो गया। और हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का योग, तो 91 39 का योग हो गया 130, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है। तो हम लोग इन दोनों सवालों में ये बात सीखे हैं कि अगर आप लोगों को मासा दिया जाए तो संख्या मानते कैसे हैं। ठीक है। अब देखो इसमें अगले टाइप के सवाल क्या हैं वो मैं अब आप समझना। अगले टाइप के देखो सवाल ये हैं कि मैं इसको पहले तो इसको बिगाड़ देता हूँ और अगले टाइप के आप सवाल देखो। आप जरा अगले टाइप के सवाल देखो इसमें। अब जैसे मान के चलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं कि दो संख्याएं हैं, मान लीजिए उनका जो मासा है वो 27 है। ठीक है। दो संख्याएं हैं, उनका HCF उनका मासा 27 है और उनका योगफल 216 है। मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 216 है। अब सवाल ये है इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, मतलब उनके कितने जोड़े बन सकते हैं इस प्रकार की संख्या के कि जिनका मासा 27 हो, जिनका योग 216 हो। क्या मतलब है, आप पहले एक बात ध्यान दो दोबारा से। यहाँ पर जैसे मासा 27 है तो ये तो आप अब जान गए हो कि मासा दे रखा है तो संख्या कैसे मानते हैं। तो आप कह दोगे भाई मासा 27 है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई पहली संख्या तो हो गई 27A और दूसरी संख्या हो गई 27B। अब आप जरा यहाँ ध्यान दो, क्योंकि हमें योगफल दे रखा है 27A प्लस 27B बराबर 216 के यहाँ पर, और मैं 27 कॉमन निकालूंगा और 216 से भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। ठीक है। अब आप जरा एक चीज़ का ध्यान दो, मेरा आपसे कहना ये है कि आप मुझे ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़ के 8 आता है। पहले आप विचार करो, ऐसी सभी संख्या लो जिनको जोड़ के 8 आता है। तो आप लोग कहोगे भाई 1 और 7 8 होते हैं। ठीक है। मैं आपसे और पूछूं तो आप कहोगे 2 और 6 8 होते हैं। मैं आपसे और कहूं तो आप कहोगे 3 और 5 8 होते हैं। मैं आपसे और कहूं तो आप कहोगे 4 और 4 8 होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको क्या ये नहीं पता अभी कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो A और B है वो कैसे नंबर हैं, सहभाज्य, और मतलब आपस में ना कटें। तो ये जो मैंने 4 जोड़े लिखे हैं इसमें पहला जोड़ा तो आपस में नहीं कट रहा, यानी कि ये तो सही है, ये जोड़ा हो सकता है। 2 और 6 आपस में कट रहे हैं तो ये जोड़ा आप मत लिखना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिखा था आपको, वैसे ही गलत है। 2 और 6 का योग भले ही 8 हो लेकिन मैं यहाँ नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि A और B मेरे को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 ये सही है। 4 और 4 आपस में कट रहे हैं तो ये भी नहीं है। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो ऐसे 2 जोड़े संभव हैं। ठीक है। मैं सवाल दोहराता हूँ, मैंने सवाल नहीं लिखा है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। सवाल क्या था? सवाल ये था भाई कि दो संख्याओं का मासा 27 है, दो संख्याएं हैं, उनका HCF 27 है, उनका योगफल 216 है। तो इस प्रकार की कितनी संख्याओं के युग्म यानी पेयर पॉसिबल हैं, संभव है? तो मैंने देखो ऐसे करा, अभी मासा 27 दे रखा है
तो यानी कि पहली संख्या 27A हो गई, दूसरी संख्या 27B हो गई। ठीक है, योगफल दे रखा है 216। ठीक बात है, तो यानी कि मैंने दोनों का योग करा, 216 आया और 27 कॉमन निकाल के 216 को भाग दिया तो 8 आया। और मैंने सोचा कि भैया 8 बनाना है मुझे और योग करके बनाना है, तो मैंने पहला जोड़ा ले लिया 1 और 7 8 और दूसरा ले लिया 3 और 5। हाँ, कोई विद्यार्थी के 7 और 1 ले ले, कोई फ़र्क नहीं है, एक 7 जोड़ लो या 7 1 जोड़ लो, वो जोड़ा एक ही माना जाएगा। आप इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव है। जैसे मैं एक सवाल और लिखूँ, जरा आप सब लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपसे सवाल लिखूँ शॉर्ट में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 संख्याएँ हैं, मान लीजिएगा 2 संख्याएं हैं, उनका मासा हमें दे रखा है 18। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका मासा 18 है और उनका योगफल 540 है। योगफल 540 है। तो सवाल यह है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है? करिएगा सब लोग और सबका आंसर मैच होना चाहिए मेरे वाले से। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करो खुद ही आप, और फिर वीडियो को देखना कि क्या आपका आंसर सही बैठा, और नहीं बैठा तो फिर हम लोगों ने कहाँ गलती करी। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके जरा इसको सॉल्व करो, मैं इसको कुछ से मैं बात करता हूँ, आप जरा देखना सब लोग भाई। तो देखो सब लोग, मासा दे रखा है 18 और योगफल दे रखा है 540। ठीक है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि आप उन संख्याओं के जोड़े बताओ, कितने जोड़े बनेंगे। संख्या नहीं निकालनी, मुझे जोड़ों की संख्या बतानी है। क्या मतलब है आप समझो भाई, अगर मासा 18 दे रखा है तो इसका मतलब है कि पहली संख्या हो गई 18A, ये तो सब लोग सीख गए। अब दूसरी संख्या है 18B, जहाँ A और B परस्पर कैसे हैं? सहभाज्य। बहुत बढ़िया, सहभाज्य संख्या है। अब आप जरा सब लोग ध्यान दो, पहली संख्या 18A, दूसरी संख्या 18B बराबर 540 के 18 कॉमन निकालिएगा तो 540 को 18 से भाग दो, कितनी बार कटा? 30 बार कटा। अब आप मुझे बताओ ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनको जोड़ के 30 आता हो, बशर्ते वो आपस में ना कटें। ध्यान रखिए, बशर्ते वो आपस में ना कटें। तो इसका मतलब आप लोग ध्यान दो, मैं 1 और 29 लिख दूँ, 29 और 1 30 लिख दूँ। ठीक बात है। दूसरा जोड़ा बताइए सब लोग। दूसरा जोड़ा मैं लिख सकता हूँ 3 और 27। 3 और 27 यहाँ गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो आपस में कट रहा है। दूसरा जोड़ा जरा देखिएगा, 7 और 23 का हो जाएगा, 7 और 23 का हो जाएगा। तीसरा जोड़ा जरा बताइएगा सब लोग, तीसरा जोड़ा हो सकता है 11 और 19 का। ठीक बात है। चौथा जोड़ा जो हो सकता है वो हो सकता है किसका? 13 और 17 का। इन और इसके अलावा कोई और जोड़ा संभव नहीं है। तो टोटल कितने जोड़े संभव है? 4 जोड़े संभव हैं कि जिनको जोड़ के 30 आ जाए। तो इस प्रकार का सवाल इसमें हमारा बनते हैं। ठीक है बात है। चलिए अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग ये वाली बात तो सीख गए हो कि अगर आप लोगों को मासा दिया जाए तो संख्या कैसे मानते हैं। दूसरा, आप लोगों ने ये बात जान ली कि अगर इस टाइप के सवाल हो तो उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक बात है। ठीक है, बाकी आपके पास प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक है उसमें आप खोल के देखो और उसमें इस टाइप के सवाल देखो, अब आपको समझ में आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे थे तो आप इन सवालों को समझ के आप करोगे तो उस तरीके के सारे सवाल आपसे अब हल हो जाएंगे। ठीक बात है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप जो भी आपके पास बुक है उससे आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, तभी आपको पढ़ाई समझ में आएगी और तभी वीडियो देखने का और वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो पूरा होगा। ठीक है बात है। चलिए मैं अब आगे अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। अब मैं अगली बात को लेता हूँ। आप लोग देखो, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ। आप ज़रा देखिएगा, कुछ चेंजेस करता हूँ मैं। आप देखो सब लोग, 2 संख्याओं का मासा दे रखा है आपको 12। 2 संख्याओं का मासा दे रखा है 12। ठीक बात है। और उनका अंतर, ध्यान दीजिएगा सब लोग, उनका अंतर दिया है 24। इस बार अंतर कह रहा हूँ मैं, पिछले दोनों सवालों में मैंने कहा था योग, मैं इस सवाल में कह रहा हूँ अंतर। ठीक बात है। तो जरा देखो सब लोग, मासा 12 दिया है तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो गई? बहुत बढ़िया, 12 हो गई। दूसरी संख्या बताओ, 12 भी हो गई। अंतर की मैं बात कर रहा हूं, 12 कॉमन निकाला मैंने,
अब आप ऐसी संख्या बताओ जिनको माइनस करके जिनका अंतर 2 आता है, तो आप कह सकते हो कि 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा। ठीक बात है। कोई विद्यार्थी कहेगा भाई 5 में से 3 घटा दो 2 आएगा, कोई कह देगा 7 में से 5 घटा दो 2 आएगा। और ये वाली प्रक्रिया कभी रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं चल रही हैं, 1 3 5 7 9। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 ही होता है, और क्रमागत विषम संख्याएं कहाँ तक हैं? तो अनंत तक हैं। तो यानी कि इस सवाल में कितने जोड़े संभव हैं? तो आप कहोगे इस सवाल में तो अनंत जोड़े संभव हैं। तो ये तीनों सवाल बहुत सरल हैं, अब आप समझ रहे होंगे। ठीक बात है। तो यहाँ पे ये अनंत जोड़े आ गए। चलिए अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगले टाइप के सवालों की ओर हम लोग बढ़े हैं। अब आप लोग देखो, सब लोग ध्यान दें इस बात का अब आप लोग कि एक उदाहरण पहले मैं लिख रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझना और फिर आप जानना कि आपने उससे क्या रिजल्ट निकाला है। जरा एक चीज़ देखो आप लोग, जैसे मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि आप मुझे ये बताओ 2 और 4 का गुणनफल बताओ। 2 और 4 का गुणनफल गुणा बताओ। तो आप कहोगे भाई 2 और 4 गुणनफल तो 8 है। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 2 और 4 का जरा एलसीएम बताओ, तो आप कहोगे एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या या वो न्यूनतम संख्या जो 2 से भी कटे और 4 से भी कटे। मैं एक उदाहरण और लूँ, जैसे मान के चलिएगा मैं आपसे कहूँ 8 और 12 का गुणनफल बताइए, इनकी आपस में गुणा करिए, तो आप कह दोगे वही 12 8 96 होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ 8 और 12 का एलसीएम बताइए, मतलब एक ऐसी संख्या लिखिए जो 8 से भी कटे और 12 से भी कटे, तो आप बता दोगे वो तो 24 है। ठीक है। अच्छा, अब 2 एग्जाम्पल तो ये वाले हो गए हमारे। अब मैं 2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ, उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 5 और 7, आपसे मैं कह रहा हूँ भाई इनकी आपस में ज़रा गुणा बताओ, तो आप बता दोगे 5 7 35। और मैं आपसे कहूँ 5 और 7 का ज़रा लासा बताओ, तो आप बता दोगे 5 7 35, इनका लासा भी 35 होगा। ठीक बात है। मैं एक और उदाहरण ले लूँ, मान लीजिए मैं ले लूँ 7 और 11, और मैं आपसे कहूँ भाई इनकी आपस में गुणा करके दिखाओ, गुणनफल बताओ, तो 11 7 77, और मैं इन्हीं संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछूं तो भी आप बता दोगे मुझे 77। तो इन चारों उदाहरण से आपने क्या रिजल्ट जाना? आपने रिजल्ट ये जाना कि कभी तो ऐसा हो रहा है कि गुणनफल और लासा दोनों संख्या अलग अलग आ रही है, जैसे कि इन 2 उदाहरण में है, और कभी ऐसा हो रहा है कि गुणनफल और लासा दोनों एक से आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2 और 4 अगर संख्याएं ऐसी हों जो आपस में कटें मतलब सहभाज्य नहीं हो, तो उनका गुणनफल अलग होगा, उनका लासा अलग होगा। लेकिन यदि वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं आपस में नहीं कट रही हैं, इसका मतलब उनका गुणनफल और उनका लासा आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, जो कि महत्वपूर्ण है, आप नोट करिएगा कि सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल और उनका लासा आपस में बराबर होते हैं। इस बात को जानिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो को प्राइम नंबर होते हैं जो आपस में नहीं कटते हैं, उनका गुणनफल और उनका एलसीएम बराबर होते हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे लिखूँ, मैं इसको बिगाड़ता हूँ, आप देखिएगा सब लोग इसमें। मैं यहाँ पे लिखूं कि मान लीजिए 2 संख्याओं का लासा 117 है। ठीक है, 2 संख्याओं का लासा 117 है। यदि
और मैं यहाँ पे इस सवाल को ऐसे लिख लूँ, मैं इस सवाल को ऐसे ना लिखता हूँ, बिगाड़ के इसको ऐसे लिखता हूँ कि वो जो दो संख्या है ना वो सहभाज्य, मैं ऐसे लिखता हूँ, दो सह अभाज्य, दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा 117 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा, ये सवाल है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जान गए हो तो आप विद इन सेकेंड इसका आंसर दे दोगे कि अगर नंबर है को प्राइम तो उनका लासा जो होगा वही उनका गुणनफल होगा। तो अगर लासा 117 दे रखा है तो गुणनफल भी 117 होगा, और 117 के अगर आप फैक्टर करोगे ना तो ये तो आपको पता लग रहा होगा 13 और 9 है, कोई 13 9 में 117 होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्या कि भाई सहभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका गुणनफल और उनका लासा परस्पर बराबर होते हैं। अब देखो इस पे एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, आओ हम सब लोग मिलके करें। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा सब लोग। दो संख्याओं x तथा y परस्पर सहभाज्य हैं जहां x बड़ा है y से। यदि इनका लासा 161 है तो 3y माइनस एक्स बताओ। तो एक तो इन्होंने इन लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि x और y जो है वो को प्राइम नंबर हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ये स्पष्ट किया है। दूसरा ये स्पष्ट किया कि x जो है वो बड़ा है किससे, y से बड़ा है, और इनका लासा 161 है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि दो संख्याएं दे रखी हैं, इनका लासा 161 दिया है, तो इनका गुणनफल भी कितना होगा, 161 होगा, क्योंकि लासा और गुणनफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और 161 किनकी गुणा से बना है, 7 दूनी 14, 7 तियां 21 और 23 से कम 23। और जहाँ x बड़ा है y से तो निश्चित हो गया कि एक x की जगह 23 रखना पड़ेगा और y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना होगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 3y माइनस एक्स की, y की जगह 7, x की जगह 23, 3 7 21 में से 23 गया तो हमारा क्या बचा, माइनस का 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बात है, तो बहुत ही सरल था ये सवाल। चलिए हम बात को अब आगे बढ़ाएं। अगला सवाल लें, मैं इसको बिगाड़ता हूँ, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल को हम लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सवाल करते हैं कि लासा वासा में अब अगले प्रकार के सवाल कौन से हैं, आप जरा मेरे साथ पढ़िएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, या वह छोटी छोटी कौन सी है जो 8 से 10 से 12 से 16 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये हमारा सवाल है, 8 10 12 16। तो असल में ये वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये असल में पूछा जा रहा है लघुत्तम समावर्त, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप इस एलसीएम की परिभाषा पढ़ोगे तो एलसीएम की परिभाषा ही तो यही थी। तो 8 10 12 16 का जो लघुत्तम समावर्त होगा ये उसी संख्या को ज्ञात करने को कहा जा रहा है। अब एलसीएम हम लोग कैसे पता करें, तो भागवी द्वारा आप पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं 2 से विभक्त करूं इसको तो देखिए 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। एक बार मैं पुनः 2 से विभक्त करूं, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तियां 6, 2 चौक 8। एक बार मैं पुनः 2 से विभक्त करूं, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। देखिए 5 दूनी तो 10 हो गया, और देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 हो गया। तो ऐसे मेरा कितना आ गया, 240। ठीक बात है। अब जरा एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं इसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके। मैं इसी सवाल में आपको सारा बदलाव करके दिखाऊंगा, तो आने वाले कुछ मिनट तक आप ध्यान से देखना इस चीज़ को कि मैं क्या क्या कहता जा रहा हूँ और आंसर मेरा कैसे कैसे बदलता जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है, अब देखना सब लोग ध्यान से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 10 12 16 से पूर्णतया विभक्त हो। उत्तर है 240। ठीक, सवाल ऐसे होता, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 10 12 16 से भाग देने पर मान लीजिए एक शेष बचे,
कोई भी शेष बचता, कुछ भी शेष बचता, तो जो शेष बचेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर आ जाता 241। ये सेकंड टाइप का सवाल है। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा देखिएगा। अगर सवाल ऐसे होता कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12, 16 से भाग देने पर एक शेष बचा है, तो जो भी एलसीएम आए उसमें आप एक जोड़ देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 241। सही बात है। अगला सवाल देखिएगा, तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा सब लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, यहाँ पे शब्द क्या जुड़ता है ध्यान दीजिएगा, जिसमें 5 जोड़ने पर, जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, आप समझना, जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8, 10, 12, 16 से पूर्णतः विभक्त हो। बस ये बदलाव आता है। तो आप देखो, इनका कहना है कि आप ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ें तो जाके एक ऐसी संख्या मिले जो इन सब से कट जाए। तो आप क्या कहो कि 8, 10, 12, 16 से कटने में 240 है। ये अगर जोड़ने को कह रहे हैं तो आप घटा दो, उल्टा काम करना है। 235 235 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें 5 जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो इन सब से क्या होगा, विभक्त होगा। ठीक बात है। 235 में 5 जोड़ोगे तो 240 और जो इन चारों से कट जाएगा। मतलब इस सवाल की ट्रिक ये बन गई कि अगर ये जोड़ने को कहेगा तो लासा में से घटाएंगे, और अगर ये घटाने को कहेगा तो लासा में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक बात है। तो इस टाइप का ये सवाल हुआ। अगले टाइप का देखो सवाल क्या होता है, मैं इसी में ही समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाना। मैं इसी में कहता हूँ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12, 16 से भाग देने पर, इसको मैं बिगाड़ता हूँ, भाग देने पर देखना सब लोग 7, 9, 11, 15 शेष बचे। इस बार जो शेष बचा है वो सबका अलग अलग बचा है। अगर इस तरीके का कोई सवाल हो जिसमें शेष अलग अलग बच रहा है ना, तो आप लोग क्या करना, आप लोग ध्यान देना, 8 से भाग दिया, 10 से भाग दिया, 12 से भाग दिया, 16 से भाग दिया, शेष बचा 7, 9, 11, 15। ये निश्चित होगा अगर अलग अलग शेष बच रहा है तो जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है उनका अंतर जो भी आएगा वो समान आएगा। आप देखो यहाँ पे अंतर कितने का है, सबका 1 का है। और अंतर अगर समान आ रहा है तो ही सवाल ठीक है, अन्यथा उसमें कहीं गलती है। ठीक बात है। और जो अंतर आए वो आप एलसीएम में से माइनस कर दो, यानी 239। 239 एक ऐसी संख्या हो गई जिसको आप अगर 8 से भाग दोगे तो 7 शेष बचेगा, 239 को 10 से भाग दोगे तो 9 शेष बचेगा, 12 से भाग दोगे तो 11 शेष बचेगा, और 16 से भाग दोगे तो 15 शेष बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अलग अलग शेष बचे तो इस टाइप का सवाल हमारा ये बनता है। ठीक है। अगला क्या सवाल बनता है इसी में, वो भी आप लोग ध्यान दो। देखो इन्होंने ये कहा वह छोटी से छोटी संख्या, तो मैं इसको पहले बिगाड़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग यहाँ पर। इस सवाल में ये हो सकता था वह छोटी से छोटी, यहाँ पे एक शब्द जुड़ जाता, पूर्ण वर्ग संख्या। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो संख्या जो 8, 10, 12, 16 से पूर्णतया विभक्त हो, ये सवाल होता। तो देखो मैं एक ही सवाल में कई सवाल समझा रहा हूँ, आप लोग समझना, आप लोग अपनी किताबों से प्रैक्टिस करना, बस आप कॉन्सेप्ट सीखो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग, तो आपने जब अभी इसका एलसीएम निकाला था ना पीछे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, आप लोग समझना। देखो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। दोबारा से मैं करता हूँ भाई, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौक 8। एक बार मैं दोबारा से करता हूँ, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। आप देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है।
और ये वाला 2, ये वाला 5 और ये वाला 3। ये मेरा असल में आएगा लासा, ठीक है। लेकिन असल में मुझे तो बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। और पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें हर संख्या का क्या हो, जोड़ा हो। तो आप मुझे बताओ 2 का जोड़ा है, इसका जोड़ा है, क्या 5 का जोड़ा है क्या? भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हर संख्या का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ तो 2 का तो बन गया, 2 का तो बन गया, लेकिन किसका नहीं बना? ना तो 5 का बन रहा है, ना ही 3 का बन रहा है। तो जिसका पेयर ना बने वो आप अपनी तरफ से लिखो। मतलब 2 गुणा 2 ये तो मुझे ऐसे लिख देना है, 2 गुणा 2 ऐसे लिख देना है, 5 गुणा 5 अपनी जगह से, 3 गुणा 3 ये वाला 5 या 3 मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो आप गुणा कर दो, गुणा बहुत सरल है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 चौक 36। तो आंसर आ गया मेरा 3600। ठीक बात है। तो मैंने देखो एक ही सवाल से कई सारे सवाल करे हैं, ठीक है। चलिएगा मैं इसको अब बिगाड़ता हूँ और अब हम लोग अगले टाइप के सवालों को इसमें हम लोग अब करते हैं, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाएं अब लोग। अब हम लोग अगले टाइप के सवालों को देखते हैं। इसमें ज़रा देखिएगा सब लोग, अगले टाइप के मैंने 2 अलग अलग सवाल लिखे हैं। पहले हम लोग ये वाला सवाल करते हैं, आप ज़रा सब लोग पढ़ो। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 60 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो देखिए घंटी वाला सवाल है ये, और हमें बस यहाँ ये सीखना है कि लासा मासा में ये सवाल क्या कर रहा है, घंटी का काम लासा मासा में क्या है और उसका अनुप्रयोग क्या करेंगे, वो चीज़ सीखने वाली है। तो देखो एक बार आप मुझे यहाँ बताओ विचार करके कि ये जो घंटियाँ हैं ये बजती हैं और इनके बजने का जो समय है वो कुछ अंतराल बाद, कुछ निश्चित अंतराल बाद ये लगातार बज रही हैं। जैसे पहली घंटी की बात करें तो ये 2 सेकंड के बाद, दूसरी है 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, इनका समय अलग अलग है। फिर इन्होंने ये कहा कि ये एक साथ बजनी आरंभ हुई, मतलब सबको एक साथ बजाया गया। अब जब पहली घंटी बजेगी तो वो 2 सेकंड के बाद बजेगी, दूसरी 4, तीसरी 6, ऐसी आगे। लेकिन वो समय कब आएगा जब ये दोबारा से एक साथ फिर बजेंगी, ये सवाल है। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का सवाल हो या घंटी वाले सवाल हो तो उन सवालों में दिए गए समय का आप एलसीएम निकालते हो, लासा निकालते हो। तो मेरा जो काम हो गया वो ये हो गया कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का मैं एलसीएम निकालूं। तो आप जरा एक बात को ध्यान दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप ध्यान से देखोगे तो उसका एलसीएम 120 आ रहा है, तो मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपको भी संख्या बड़ी छोटी सी आप समझ पा रहे होंगे, अन्यथा आप भाग के द्वारा निकाल ही लोगे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 का जो एलसीएम होगा वो होगा 120। इसका अर्थ ये हो गया अगर इनका लासा 120 है तो इसका मतलब जो समय है वो 120 सेकंड है, और 120 सेकंड का मतलब कितने मिनट होगा तो आप मुझे बताओगे 2 मिनट होगा। ठीक बात है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सभी घंटियाँ प्रत्येक 2 मिनट के बाद एक साथ बोलेंगी। अब बात क्या है, इसके सवाल के अगली लाइन क्या है उसको पढ़ने की है। इन्होंने यहाँ से बोला बताओ 60 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। हमें पता है कि वो हर 2 मिनट में एक साथ बोल रही हैं, तो 60 मिनट में वो कितनी बार बोलेंगी? नहीं 30 बार नहीं आएगा, 30 बार उत्तर नहीं होगा। कहीं आपके मन में आ रहा हो कि 60 मिनट में हर 2 मिनट में बोलना है तो 60 मिनट में 30 बार, नहीं, यही गलती हम लोग कर देते हैं। वो कितनी बार एक साथ बोलेंगी? तो भाई 60 को 2 से भाग तो देंगे लेकिन उसमें 1 जोड़ देंगे, टोटल 31 बार एक साथ बोलेंगी। अब बात ये आती है कि यहाँ 31 क्यों आ गया। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ 21 मीटर लंबी सड़क है और आपको प्रत्येक 7 मीटर पर, ध्यान दो सुनना, प्रत्येक 7 मीटर पर पेड़ लगाना है। तो विद्यार्थी की शुरुआत यहाँ से हुई पेड़ लगाने की शुरुआत से, फिर वो 7 मीटर चला, यहाँ से 7 मीटर चला, फिर एक पेड़ लगाया, फिर 7 चला, दूसरा पेड़ लगाया, फिर 7 चलेगा, तीसरा पेड़ लगा दिया।
आप बताओ टोटल कितने पेड़ हो गए? 4। मतलब 21 को 7 से भाग दे के उसमें 1 जोड़ो, और ये एक पेड़ है जो है ना वो सबसे पहला वाला पेड़ है। इसका मतलब ये कह रहा था 60 मिनट में वो कितनी बार बोलेंगी, तो 60 मिनट के अंदर अंदर तो वो 30 बार हैं, लेकिन वो सबसे पहले भी तो बोलेगी जब शुरुआत हुई थी, तो वो भी तो 60 मिनट वहीं से तक काउंट किया जा रहा है। इसका मतलब टोटल वो जो होगा वो 31 बार होगा। तो ये एक जो है ना वो वाला वो है जो सबसे पहले बोला गया है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विकल्प में 30 भी होगा, विकल्प में 31 भी होगा, लेकिन 30 गलत हो जाएगा। इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा 31, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, ज़रा इस सवाल को देखिएगा। उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है जिनमें 1001 पेन, 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। देखिए ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब आप एक बात का ज़रा ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसमें मैं इसको बिगाड़ता हूँ। देखो, अगर आप किसी सवाल में इस शब्द का प्रयोग देख रहे हो, अधिकतम शब्द का प्रयोग आप देख रहे हो, तो अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये एक पहचान आप बना सकते हो कि हमें असल में इनका मासा निकालना है। तो बात देखो क्या है, आप मान लो एक शिक्षक हो और आप पे 1001 पेन है और 910 पेंसिलें हैं, और आप अपने स्कूल में प्रत्येक बच्चे को बराबर संख्या में पेन और बराबर संख्या में पेंसिल बांटना चाहते हो। अब बात ये आ रही है कि वहाँ कितने बच्चे अधिकतम हों जिससे कि आप बराबर संख्या में बांट दो। तो इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग 1001 और 910 का आप एचसीएफ निकाल लो, मतलब मासा निकाल लो। अब मासा निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो आप ध्यान से सुनना, बहुत आगे हमारे काम आती रहती है जब आप सवाल करोगे। 1001 और 910 का मासा निकालना है। एक तरीका होता है कि भाग विधि द्वारा करो, लेकिन परीक्षा में तो इतना वक्त हमारे पास होता ही नहीं है। तो जब भी आपको मासा निकालना है ना, तो आप दोनों संख्याओं का अंतर करो। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ जब भी मासा निकालना हो तो आप उन संख्याओं का अंतर करो। या तो अंतर ही मासा होगा, या अंतर ना भी हो तो अंतर के गुणनखंड कर दो, उन गुणनखंडों में से कोई एक मासा होगा। आप प्रैक्टिस करना और आप इस विधि को अपनाना, आपका आराम से मासा आएगा। फिलहाल आप यहाँ देखो 1001 910 में का जो डिफरेंस है वो कितना है, 91 है, 91 है, और 91 से ये भी पूरा कटेगा, ये भी पूरा कटेगा, यानी कि 91 इसका आंसर है। और मासा 91 है, यानी कि जो छात्रों की संख्या पूछ रहा है वो कितनी है हमारी, 91 है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब इस शब्द का प्रयोग हो जाए अधिकतम, बड़े से बड़ा, तो यानी कि वहाँ मतलब होता है मासा की। और इस वाले सवाल में क्या था, घंटी। तो घंटी वाले सवालों में समय का क्या निकलता है, लासा निकलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिएगा, तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लासा मासा की हमारी तीसरी वीडियो है, तो इसको पूरा अच्छे से आप समझे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो में पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, और कोई बात हो, कोई सुझाव हो, आपको कोई बात समझ में आई नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा। प्रणाम।